नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं व्यक्तित्व के मापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी नामक जो आपका टॉपिक है, उससे जो प्रश्न बनते हैं वो या तो उसके वर्गीकरण से होंगे आपके लिए, और अगर वर्गीकरण के प्रश्न नहीं आते हैं तो पूरी पूरी संभावना बनती है कि ये जो सेक्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे प्रश्न बने। व्यक्तित्व का मापन, ये शब्द बोलते ही एक बार तो कंफ्यूजन होना चाहिए कि क्या व्यक्तित्व को वाकई में मापा जा सकता है। तो लेमन टर्म्स में बात करें तो हां, लेकिन मनोवैज्ञानिक टर्म्स में नहीं, क्योंकि व्यक्तित्व को मापने की कोई गणितीय इकाई तो हो नहीं सकती कि इसका व्यक्तित्व 5 किलो है या 5 ग्राम है, इस प्रकार से। हां, कुछ पक्षों का अध्ययन करके आप किसी व्यक्तित्व के बारे में सापेक्ष रूप से कुछ बता सकते हो। ठीक है, निरपेक्ष रूप से कुछ भी नहीं बताया जा सकता, सापेक्ष रूप से हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बता सकते हैं। और आइए इस वीडियो में हम उसी चीज के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है और उनका नाम होता है गॉर्डन आलपोर्ट। आलपोर्ट का मत था, उनका कथन था, उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो सबसे बढ़िया तरीका है उसी व्यक्ति से खुद ही पूछ लो कि भाई आपको गुस्सा आता है? उसने कहा हां। आपको अकेलापन महसूस होता है? हां। आपको डर लगता है? हां। और ऐसी बातें जब वो व्यक्ति अपने बारे में कुछ कह रहा है, उनका अध्ययन करके, समग्र रूप से अध्ययन करके आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हो। लेकिन इस तरीके में कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं, दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या कि क्या पता वो व्यक्ति अपने बारे में वो बातें बता ही ना पाए या वो छुपा ले। तो ऐसे कारणों के चलते व्यक्तित्व के मापन के 2 प्रमुख प्रारूप हैं, वो अस्तित्व में आते हैं। पहला, आत्म प्रतिवेदन मापन। आत्म मतलब सेल्फ, व्यक्ति स्वयं अपने बारे में कुछ ना कुछ बता दे, और प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट। व्यक्ति खुद ही अपने बारे में बता दे कि भाई उसके खुद के बारे में वो स्वयं ही प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे, तो उसके आधार पर आप माप सकते हो। और दूसरा तरीका इसका असेसमेंट का है, वो है प्रक्षेपी तकनीक यानी कि प्रोजेक्शन। अब हमें अगर कोई गुस्सा आता है, एक मैं एग्जांपल से कहता हूं कि हमें अगर गुस्सा आए तो हम क्या करेंगे? हम सामने वाले को, पूरी दुनिया को ये बताते चलेंगे, देखो भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, देखो मुझे गुस्सा आ रहा है। या हम कुछ इस तरह का व्यवहार करेंगे, कोई सामने कोई चीज रही उसे उठा के फेंक दिया, कोई सामने कोई आ गया उसको पीट दिया, तो उस व्यवहार के जरिए हम ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम सामने वाले पर ये प्रक्षेपित करने की कोशिश करेंगे कि देखो हम गुस्से में हैं। आपका जवाब होगा साहब दूसरा वाला तरीका है। प्रोजेक्शन तकनीक में वही होता है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार आम तरीके से करता है, प्रोजेक्ट करता है, उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर प्रोजेक्शन तकनीक के जरिए या इस प्रक्षेपी तकनीक के जरिए, माफ कीजिएगा, यह तय किया जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। क्या है इनमें अंतर, क्या है इनमें खूबियां, वो बात करेंगे। और तीसरा तरीका है वो है बिहेवियरल एनालिसिस, कि आप किसी के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो, स्थिति परक परीक्षण के द्वारा, साक्षात्कार विधि के द्वारा, केस स्टडी के द्वारा, वो सारी चीजें इस तीसरे तरीके में आती है। तो आइए मापन की बात करते हैं व्यक्तित्व के। और पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो है आत्म प्रतिवेदन मापन, सेल्फ इनवॉल्यूंटरी जो है, जिसमें व्यक्ति से स्वयं से उसके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई चीजों को पूछा जाता है, उसकी बात करते हैं, सेल्फ रिपोर्ट की बात करते हैं। तो आत्म प्रतिवेदन मापन, जिसमें व्यक्ति से स्वयं से उसके स्वयं से पूछा जाता है। इसमें जो पहला आपको नाम याद रखना, आपको क्या याद रखना है अब ये भी मैं साथ में बताता चलता हूं। आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट है 2, पहली आत्म प्रतिवेदन जिसमें व्यक्ति खुद बता दे अपने बारे में, और दूसरा
उसके बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं, वो पता करें। और तीसरा है व्यवहार परक विश्लेषण। ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इन दो की बात हम सबसे ज्यादा करेंगे। इन्हीं दो से प्रश्न आता है। तो आपको पहली चीज तो ये याद रखनी है कि आत्म प्रतिवेदन तकनीकें कौन कौन सी है, और दूसरा आपको याद रखना कि उस तकनीक से जुड़े हुए कोई 2-4 मुख्य बिंदु जिनसे प्रश्न बन सकता है अगर बनेगा तो। आइए अब एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची की बात करते हैं। क्या था ये? कुछ भी नहीं था, बहुत सारे सवालों की सूची थी जो व्यक्ति को दे दी जाती थी, और उन सवालों के वो सही जवाब, ट्रू फॉल्स, सही गलत के हिसाब से देखे और उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगा दिया जाता था। मिनेसोटा वो शहर है जहां पर यूनिवर्सिटी स्थित है, और इसी विश्वविद्यालय में सबसे पहले MMPI जो है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इनवॉल्यूंटरी जो है, वो सबसे पहले अस्तित्व में आई थी, सबसे पहले उसे तैयार किया गया था, तो इसीलिए मिनेसोटा के नाम से यह जाना जाता है। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहला बिंदु आता है कि 1900 के दशक में 2 मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसे तैयार किया गया। एक थे हैथवे और दूसरे थे मैकिनले। तो पहला पॉइंट क्या है? हैथवे व मैकिनले द्वारा वर्ष तो कहना गलत होगा, 1900 के दशक में मिनेसोटा विश्वविद्यालय में तैयार किया गया। पहला पॉइंट याद रहेगा। 4-5 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, और इस वीडियो में आपको सारे कंठस्थ हो जाएंगे। आपको बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, ठीक है? तो पहला पॉइंट आपको याद, हैथवे व मैकिनले द्वारा इसे तैयार किया गया मिनेसोटा विश्वविद्यालय में। लेकिन आपकी परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो लिखा हुआ आपको मिलेगा MMPI 2। यहां सिर्फ अभी तक MMPI लिखा हुआ था, लेकिन एग्जाम में जब भी पूछा जाता है वो MMPI 2 लिखा हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ष 1989 में इसमें व्यापक परिवर्तन हुए और इसका दूसरा संस्करण प्रचलन में आया, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट यहां पर क्लियर, क्या? वर्ष 1989 में इसमें व्यापक परिवर्तन हुए और इसका दूसरा संस्करण प्रचलन में आया। क्लियर है? 2 पॉइंट क्लियर, ठीक है? 1900 के दशक में बना, मिनेसोटा विश्वविद्यालय में तैयार किया, हैथवे मैकिनले द्वारा तैयार हुआ, 2 मनोवैज्ञानिक थे। 1989 में व्यापक परिवर्तन हुए, दूसरा संस्करण प्रचलन में आया। अब इसमें है क्या? तो एक संख्या है, आपको याद रखनी है, और वो संख्या कितनी है? 567। कितनी संख्या है? 567। अब ये 567 क्या है? ये 567 567 इसमें कथन है, इसमें 567 कथन है जिनके सही अथवा गलत जवाब देने होते हैं। कि कोई चीज सही है या गलत है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, मान लीजिए क्या आपको गुस्सा आता है? हां ना, आपने टिक कर दिया।
क्या आपको लगता है कि आप कोई घर में नहीं होता तो आप अकेला महसूस करते हैं, या आपको डर लगता है? हां ना, इस तरह के सवाल कर दिए। क्या आपको आपके कोई परिवार या मित्र जब आपसे बात करते हैं तो आपको इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ाहट महसूस होती है? हां ना, इस तरह से। तो ऐसे कुछ कथन है इसमें, एग्जैक्टली ऐसे नहीं है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कथन किस प्रकार के हो सकते हैं और किस तरह से उनके उत्तर दिए जा सकते हैं। तो हैथवे, मैकिन्ले और ये इतने कथन है जिनके आधार पर इसमें व्यक्तित्व का मापन होता है। चौथा पॉइंट जो इसमें है वो ये कि इसमें 3 वैधानिक मापनियां हैं और 10 उपमापनियां हैं। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, 3 वैधानिक मापनियां। और ये 3 वैधानिक मापनियां क्या है? एल, एम और के। वह 10 उप मापनियां हैं। ठीक है, ये 2 चीज और याद रह जाएगी। अंतिम पॉइंट, 5वां पॉइंट जो इसमें याद रखना है वो ये कि जोधपुर शहर में मलिक सर और जोशी सर, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं हमारे भारत के, हमारे राजस्थान के। मलिक सर, जोशी सर। मलिक सर और जोशी सर ने मिलकर इसका भारतीय संस्करण तैयार किया। और भारतीय संस्करण कैसे तैयार होगा? एक चीज याद रखनी है, क्योंकि जोधपुर में तैयार हुआ है, वो मिनेसोटा विश्वविद्यालय में तैयार हुआ था, इसलिए इसका नाम मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची था। ये जोधपुर में तैयार हुआ है तो इसका नाम क्या होगा? जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। तो मलिक सर एवं जोशी सर द्वारा इसका भारतीय संस्करण तैयार हुआ, तो ये आप लिख लेंगे, मलिक सर व द्वारा जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। तैयार की गई। तो ये क्या है? ये इसका भारतीय संस्करण है। क्लियर है? इतनी सी बात आपको याद रखनी है। MMPI 2 से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो इन 5 लाइनों के अलावा और कोई छठी लाइन नहीं आएगी आपकी परीक्षा में, आपको बस इसे ही याद रखना है। आइए अब आगे बात करते हैं मिनेसोटा के बाद आइजेंक के व्यक्तित्व प्रश्नावली की। यह है आइजेंक की व्यक्तित्व प्रश्नावली, जिसको EPQ कहते हैं। ठीक है, आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर। अब ये आइजेंक की अगर व्यक्तित्व प्रश्नावली आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने हैंस आइजेंक को जब पढ़ा था तब हमने जाना था कि उन्होंने 3 तरह की बात की थी। क्या? अंतर्मुखता, बहिर्मुखता। ठीक है, उसके बाद तंत्रिका तापिता बनाम सामवेगिक स्थिरता। उसके बाद तीसरा और अंतिम जो उन्होंने जोड़ा था मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। तो इन्हीं तीनों को आपको याद रखना है और इन्हीं के आधार पर हैंस आइजेंक व्यक्तित्व की बात करते हैं, व्यक्तित्व के मापन की बात करते हैं। आइए आइजेंक को लेकर कुछ 4-5 पॉइंट जो बनते हैं उनको लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर यह आता है कि हैंस आइजेंक ने, एक संख्या याद रखनी है, हैंस आइजेंक ने अपने व्यक्तित्व के मापन करने वाली प्रश्नावली में, इस क्वेश्चनेयर में, यह भी आत्म प्रतिवेदन के अंतर्गत आती है, 32 विशेषकों का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? आइजेंक ने अपनी व्यक्तित्व प्रश्नावली में 32 विशेषकों का प्रयोग किया। पहला पॉइंट तो आइजेंक को लेकर आपको यह याद रखना है। दूसरा पॉइंट
कि आइजेंक ने जब शुरुआत में अपनी प्रश्नावली दी थी तो उसमें केवल 2 ही आयाम थे। कौन से 2 आयाम? वो 2 आयाम जो हमने पिछली वीडियो में जब आइजेंक को पढ़ा था, जब हमने विशेषक उपागम और प्रारूप उपागम के बीच में जब उन्हें आइजेंक को समझा था, तब जो शुरुआती 2 आयाम थे, 3 ही तो आयाम है उनके जिनकी अभी हमने बात की। तो प्रारंभ में इसमें 2 आयाम थे, यह भी बात याद हो जाएगी। ठीक है, प्रारंभ में, मैं कह रहा हूं ये वीडियो आप साथ में देखते हुए चलिए, आपको एक एक पॉइंट व्यक्तित्व के मापन का याद हो जाएगा, बस साथ में चलिए। प्रारंभ में इसमें 2 आयाम थे। अब आइजेंक के वो 2 आयाम आपको याद होंगे, हमने पिछले वीडियो में देखा है। कौन कौन से थे आयाम? पहला अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, और दूसरा बताइए? तंत्रिका तापिता, न्यूरोटिसिज्म, याद है? बनाम इमोशनल स्टेबिलिटी, सामवेगिक स्थिरता। सामवेगिक स्थिरता। ठीक है, अपनी व्यक्तित्व प्रश्नावली में 32 विशेषकों का प्रयोग किया। 2 आयाम थे, अंतर्मुखता बहिर्मुखता, तंत्रिका तापिता बनाम सामवेगिक स्थिरता। बाद में आइजेंक ने इसमें तीसरा आयाम जोड़ा। कौन सा आयाम जोड़ा? तीसरा आयाम जोड़ा। बाद में तीसरा आयाम मनस्तापिता जोड़ा गया। अब मनस्तापिता वाले लोग कौन हैं? याद रखिए, हमने पिछली वीडियो में देखा है, वो जो आक्रामक हो, वो जो अहम केंद्रवादी हो, वो जो समाज के तौर तरीकों को स्वीकार नहीं करते हो, समाज से उच्छृंखल होते हुए अराजकता की ओर हो, सामाजिक नियमों के कायदे को नहीं मानते हैं। तो जिनके इस स्कोर में, इस आयाम में हायर स्कोर होगा, जिनके ज्यादा मार्क्स होंगे, जिनके ज्यादा नंबर आएंगे इसमें, वो मनस्तापिता से ग्रसित होंगे। और जिनके नंबर नहीं आएंगे, कम आएंगे, तो उनमें मनस्तापिता कम होगी, यानी वो सामाजिक रूप से सही होंगे या सामाजिकता के गुण उनके अंदर होंगे। आइजेंक की व्यक्तित्व प्रश्नावली से जुड़े हुए यही तथ्य हैं जो आपको जानने हैं। इसके बाद आते हैं 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, जिसके प्रतिपादक हैं कैटल। कैटल जिसके प्रतिपादक हैं, तो कैटल का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, यह कैटल से जुड़ा हुआ एक तथ्य है जो आपको ध्यान रखना है। अब आइए, क्या है इससे जुड़ी हुई चीजें, क्या है इससे जुड़े हुए तथ्य, जान लेते हैं। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली से जुड़े हुए तथ्य। पहली चीज, कैटल, आपको पहले भी पता है कि कैटल ने शील गुणों के आधार पर परिभाषित किया था। एक मूल गुण बताए थे, एक सतही गुण बताए थे। तो शील गुणों के आधार पर पहला पॉइंट आपको याद रखना है, क्या? शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का मापन या फिर विश्लेषण, कुछ भी कह दो। पहली चीज, शील गुणों के आधार पर। दूसरी चीज कि इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको याद रखनी है, वो ये कि यह उच्च विद्यालय के स्तर के विद्यार्थियों और वयस्कों पर प्रयोग की जा सकती है। यह वयस्कों व उच्च विद्यालय के स्तर के
विद्यार्थियों पर प्रयोग की जा सकती है। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा कि क्या छोटे बच्चों पर कैटल की व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का प्रयोग किया जा सकता है? उत्तर क्या होगा? नहीं। उत्तर क्या है? नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? यौवन या युवाओं के ऊपर, युवावस्था। यह पॉइंट आपको याद रखना है। इस पॉइंट को किसी भी सूरत हाल में मिस नहीं करना है। तीसरा पॉइंट जो कैटल से जुड़ा हुआ है वो बात करता है व्यावसायिकता का। क्या है कि यह है व्यावसायिक निर्देशन, व्यावसायिक अन्वेषण और तीसरा व्यावसायिक परीक्षण में प्रयोग होता है। ठीक है, व्यावसायिक निर्देशन, व्यावसायिक अन्वेषण, व्यावसायिक परीक्षण में प्रयोग होता है। लेकिन जो चीज आपको याद रखनी है वो ये कि कितने कारकों के आधार पर कैटल ने अपनी ये प्रश्नावली तैयार करी है? 16 कारकों के आधार पर। आइजैक ने 32 कारकों के आधार पर तैयार की थी। वयस्कों और उच्च विद्यालय स्तर के बच्चों पर प्रयोग की जा सकती है, यानी कि छोटे बच्चों पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह बात आपको याद रखनी है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, वो है बेल समायोजन आविष्कारिता। और बेल समायोजन आविष्कारिता में आपको जिस व्यक्ति का नाम याद रखना है वो है हुथ एम बेल। तो हुथ एम बेल उनका नाम होता है जिन्होंने यह आविष्कारिता या ये जो इनवॉल्यूंटरी है जो तैयार की थी। आविष्कारिता का मतलब कुछ नहीं है, एक टेस्ट है। जैसे अब आपका जो पेपर है जिसके जरिए आप एग्जाम दोगे, सेलेक्ट हो जाओगे, जिसमें आपके मार्क्स आएंगे, तो ये पेपर किसने तैयार किया? तो इस तरह ये जो टेस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक टेस्ट हैं, ये किसने डिजाइन करे? बस इसी की बात इसके अंतर्गत आती है। क्लियर है आपको? ठीक है, बस इतनी सी चीज हमें याद रखनी है, बाकी हमारा काम बन जाएगा। हुथ एम बेल के द्वारा इसे तैयार किया गया। अब आइए इससे जुड़े हुए पॉइंट जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो यहां से याद आता है आपको, यह आपको याद रखना है कि बेल समायोजन आविष्कारिता में व्यक्तित्व शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि समायोजन शब्द जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? समायोजन शब्द। तो आपको पहला पॉइंट यहां पर बन जाता है कि यह समायोजन से जुड़ी हुई, समायोजन से संबंधित कठिनाइयों को मापता है। पहली बात, प्रश्न ऐसे आ जाए कि निम्न में से कौन सा है ऐसा व्यक्तित्व के मापन का परीक्षण या आत्म प्रतिवेदन परीक्षण जो मुख्यतः समायोजन से जुड़ी हुई कठिनाइयों को मापता है? तो नाम में ही समायोजन है जिसमें बेल समायोजन आविष्कारिता, तो उत्तर क्या हो जाएगा? हुथ एम बेल। ठीक है, या बेल समायोजन आविष्कारिता। दूसरा पॉइंट यहां पर जो हमें याद रखना है वो ये कि इसके दो कार्य हैं, यानी ये समायोजन की कठिनाइयों को तो नापता है, लेकिन दो तरह से नापता है।
एक तो कोई विद्यार्थी अगर समायोजन की समस्या को ग्रहण कर रहा है, महसूस कर रहा है या उससे जूझ रहा है, और दूसरा व्यावसायिक स्तर पर, तो इसके दो कार्य हो गए, कौन सा, व्यावसायिक और विद्यार्थी, या फिर दो प्रकार के तरीकों पर यह इस्तेमाल हो सकता है, व्यक्तियों पर इस्तेमाल हो सकता है। तो याद क्या रहेगा, इसके दो कार्य हैं। क्या क्या, विद्यार्थी और व्यावसायिकता। ठीक है, दो इसके पार्ट हमें पता चल गए, पहला है विद्यार्थी और दूसरा क्या है, व्यावसायिकता या फिर व्यावसायिक। अब एक चीज, विद्यार्थी का जो पक्ष है इसमें, पहले विद्यार्थी की बात करते हैं। तो विद्यार्थी के केस में जब इसे इस्तेमाल किया जाएगा, इस आविष्कारिता को, इस इनवॉलंटरी को या इस टेस्ट को प्रयोग किया जाएगा, तो उसमें कुल 140 एकांश या आइटम होंगे। प्रश्न हो सकते हैं, टास्क हो सकते हैं, गतिविधियां हो सकती हैं, कितने, 140। और उन 140 एकांशों के जरिए 4 महत्वपूर्ण भागों में या 4 महत्वपूर्ण पक्षों का इसमें मापन होगा। 140 एकांश और 4 पक्ष। तो ठीक है, यह पॉइंट हम याद रख लेते हैं। विद्यार्थी में जब इसे विद्यार्थी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, 140 एकांश प्रयोग होते हैं, और 4 महत्वपूर्ण पक्षों में मापन होगा, पक्षों का मापन होगा। अब ये 4 क्या क्या हैं, ये 4 आपको याद रखने हैं। पहला, गृह, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा सामाजिक स्थिति, और चौथा संवेगात्मक स्थिति। ठीक है, तो आपको ये क्लियर रहेगा, ग्रह, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति, संवेगात्मक स्थिति, ये 4 पक्ष हैं जिनमें मापन होगा 140 एकांशों का प्रयोग करके। कब, जब हम बात कर रहे हैं विद्यार्थी की, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, विद्यार्थी की। तो यह चीज आपको याद रखनी है कि विद्यार्थी के केस में ये 4 चीजें प्रयोग में होगी। जब मैं व्यावसायिक स्तर पर इसका प्रयोग करता हूं या व्यावसायिक की बात करता हूं, तो उसमें 20 एकांश और जोड़ दिए जाते हैं। बस इतनी सी बात है, इतना सा अंतर है जिसको आपको याद रखना है कि जब हम व्यावसायिक की बात करेंगे, साइक में 20 एकांश जोड़ दिए जाएंगे, 20 एकांश जोड़े जाते हैं, और यहां पर मापन कितने पक्षों का होगा, 5 पक्षों का, और 5 बस। बेल समायोजन आविष्कारिता को अगर याद रखना है तो आपको बस इतनी सी चीजें याद रखनी है। ठीक है, 4 महत्वपूर्ण पक्षों में मापन,
और 5 पक्षों में मापन यहां पर ग्रह, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति, संवेगात्मक स्थिति और व्यवसायिक में 20 एकांश और जोड़ दिए जाएंगे। 5 पक्षों में मापन। तो यहां पर बेल समायोजन आविष्कारिता भी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, वुडवर्थ के व्यक्तित्व मापक यंत्र की बात करते हैं। वुडवर्थ, तो वुडवर्थ से जुड़े हुए आपको 2 तथ्य याद रखने हैं। पहला, 1918 में इसकी शुरुआत हुई और दूसरा, इसमें 116 प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर हां या ना में देने होते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखते हैं, ठीक है। क्या है पहला पॉइंट? कि इस परीक्षण का प्रारंभ 1918 में हुआ। इस परीक्षण का प्रारंभ 1918 में हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या है? कि इसमें 116 प्रश्न हैं। इसमें 116 प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर हां अथवा ना में देने होते हैं। ठीक है, 116 प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर हां या फिर ना में आपको देने हैं। अब ये प्रश्न किस तरह की विशेषता को अपने अंदर घेरे हुए होते हैं, तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रख लेना है कि शारीरिक लक्षण, डर, चिंता, भावना आदि से संबंधित होते हैं। ठीक है, शारीरिक लक्षण, डर, चिंता, भावना, इन सब से जुड़े हुए प्रश्न इसके अंदर समाहित होते हैं। सिंपल सा फैक्ट है। वुडवर्थ के बाद हमें ऑलपोर्ट का एएस प्रतिक्रिया अध्ययन जानना चाहिए। ऑलपोर्ट का एएस प्रतिक्रिया अध्ययन, ऑलपोर्ट तो नाम ही हम एक ही व्यक्ति का सुनते हैं। कौन? गॉर्डन ऑलपोर्ट। गॉर्डन ऑलपोर्ट का ये हमारा कथन है, और माफ कीजिएगा ये परीक्षण है, और गॉर्डन ऑलपोर्ट के इस परीक्षण को हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए, तो गॉर्डन ऑलपोर्ट के इस परीक्षण से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं जिनको याद रखना है। 3-4 बिंदु हैं जिनको समझने की जरूरत है। पहला, इसकी रचना 1928 में हुई। क्लियर? पहला पॉइंट कि इसकी रचना कब हुई थी? 1928 में। 1939 में इसका पुनर्संस्करण आया। 1939 में, माफ कीजिएगा, में इसका दूसरा संस्करण आया। सिंपल सा पॉइंट है, याद रह जाएगा। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक पुरुषों के लिए, एक महिलाओं के लिए। पुरुष वाले में 33 प्रश्न होते हैं, महिलाओं वाले में 34 प्रश्न होते हैं। बस ये एक पॉइंट और है जो आपको याद रखना है। तो ठीक है, क्या क्या पॉइंट मिले हमें यहां पर? ठीक है, इसे 2 प्रतिरूपों में बांटा जा सकता है।
दो प्रतिरूपों में इसे बांट सकते हैं, पहला पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए। तो पुरुषों के लिए जब ये होगा तो उसमें कितने प्रश्न होंगे? 33 प्रश्न। महिलाओं के लिए जब होगा तो 34 प्रश्न। बस इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है। पुरुष, महिलाएं, ठीक है। तो दो चीजें जो आपको याद रखनी है इसके अंतर्गत, बस, और अपना काम हो जाएगा, ठीक है। पुरुष वाले केस में कितने प्रश्न होंगे बता दीजिए? पुरुष के केस में होंगे भाई साथियों 33 प्रश्न, और महिला में 34 प्रश्न। मतलब महिलाओं के लिए हो सकता है कोई एक एक्स्ट्रा एक और क्वेश्चन दे दिया हो। बस इसी के आधार पर, इन्हीं तथ्यों के आधार पर आप आलपोर्ट का जो एएस प्रतिक्रिया अध्ययन है उसके बारे में जान सकते हो। अब एएस प्रतिक्रिया अध्ययन, एएस ये अंग्रेजी का शब्द है, इसका अर्थ होता है ascendance, submission, reaction स्टडी। ascendance, submission, reaction स्टडी ये गॉर्डन आलपोर्ट की है। तो आत्म प्रतिवेदन मापनी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने यहां पर देखे। अब इसके बाद जो मापनी सबसे ज्यादा प्रचलन में आई और आज भी जिसको व्यक्तित्व का मापन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में किया जाता है, वो है प्रक्षेपी तकनीक, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन ये प्रक्षेपी तकनीक आई ही क्यों सामने? वो इसलिए सामने आई क्योंकि आत्म प्रतिवेदन तकनीक में कुछ कमियां थी। ये कमियां आपको पता होनी चाहिए, एक आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हो तो, कि आत्म प्रतिवेदन तकनीक में कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी भाई? आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्या कमियां थी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली कमी जो आत्म प्रतिवेदन मापनी में दिखती है, नंबर 1, वो है सामाजिक वांछनीयता। सामाजिक और दूसरी कमी जो आत्म प्रतिवेदन तकनीक में देखने को मिलती है वो है अनुमनन। अब ये क्या है, अभी समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। आत्म प्रतिवेदन तकनीक के बारे में गॉर्डन आलपोर्ट ने कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई जो भी खूबियां, खामियां, सही, गलत, उचित, अनुचित है, वो उससे खुद से पूछ लो। अब मान लो कोई एक बड़ा व्यक्ति हो, इज्जतदार व्यक्ति हो, समाज में काफी उसकी इज्जत और रुतबा हो, लेकिन ऐसी किसी व्यक्तित्व की परेशानी से जूझ रहा हो, किसी मनोविकार से जूझ रहा हो, तो क्या वो अपने बारे में सही सही रिपोर्ट दे पाएगा? मान लो एक समाज के उच्च वर्ग से आता हुआ व्यक्ति है और इतना गुस्सा है उसके अंदर, या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, व्यक्तित्व में एक थोड़ी सी समस्या है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने परिवार के लोगों को, कई बार वो अपनी पत्नी पर हाथ छोड़ देता है, कई बार अपने बच्चों को पीटने लग जाता है। तो सामाजिक वांछनीयता, समाज एक बड़े व्यक्ति की ऐसी छवि को स्वीकार नहीं करेगा, तो वो क्या अपने बारे में सही सही बताएगा? नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि आत्म प्रतिवेदन तकनीक, क्योंकि हाँ ना के जवाब आपको खुद को देने होते हैं, आपको खुद को लगता है कि यार मेरे अंदर ये दिक्कत है, लेकिन मैं सामने वाले को या डॉक्टर को या किसी को ये बता दूंगा कि मेरे साथ ये समस्या है, तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? और इस सामाजिक वांछनीयता के कारण लगभग लोग अपने बारे में सही रिपोर्ट नहीं बता पाते, नंबर 1। नंबर 2, अनुमनन। सामने वाला व्यक्ति जो आपका परीक्षण कर रहा है, कई बार आप उसकी हां में हां मिला देते हो, हां 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 आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, हां हां हां। तो आप अपने बारे में सही आकलन तब भी नहीं कर पाए, आप खुद भी सही नहीं कर पाए, और वो अगर कुछ कह रहा है तो आप अपने बारे में सही नहीं बता रहे, उसने जो कहा आपने मान लिया कि हाँ यार आप कह रहे हो, हाँ 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 ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है।
कई बार ऐसा होता है ना, डॉक्टर हमारे पास, हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि पेट में दर्द हो रहा है क्या? बोला हाँ साहब। जुकाम भी लग रही है? हाँ साहब। सांस लेने में भी तकलीफ होती है? अब सांस लेने में मान लो तकलीफ नहीं हो, लेकिन हम डॉक्टर कहते हैं हाँ 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 होती है साहब सांस लेने में तकलीफ। तो क्या पता डॉक्टर ने ये जो प्रश्न पूछा था इसके आधार पर वो कोई ऐसी गोली लिख दे जिसकी हमें जरूरत ही नहीं हो। समझ रहे हो? तो ये अनुमनन और सामाजिक वांछनीयता दो बड़ी खामियां हैं किसकी? आत्म प्रतिवेदन तकनीक की। ठीक है, तो पहला क्या है? सामाजिक दायरे से प्रभावित होकर गलत उत्तर देना। और दूसरा, बिना विरोध मौन स्वीकृति। उसने बोला कि ऐसा होता है, हाँ होता है, ऐसा होता है। तो मौन स्वीकृति भी एक तरह से गलत उत्तर देना ही है, लेकिन ये दो तरह के टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं इस आत्म प्रतिवेदन मापन की कमियों को बताने के लिए। आत्म प्रतिवेदन मापन की इस कमियों को हमने जो इस वीडियो में देखा, इस वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो में हम प्रक्षेपी तकनीक की बात करेंगे। तो सबसे पहले आत्म प्रतिवेदन में हमने जाना मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को हैथवे मैकिनले द्वारा जिसे तैयार किया गया है, और वर्तमान में इसका MMPI 2 दूसरा संस्करण प्रचलन में है। ठीक है, 567 इसमें कथन है, सही और गलत का जवाब देना है। 3 वैधानिक मापनियां हैं। मलिक सर, जोशी सर ने इसका भारतीय संस्करण तैयार किया है। आइजैक की प्रश्नावली में 32 विशेषकों का प्रयोग होता है। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, तंत्रिका, तापिता और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 PF कैटल द्वारा तैयार किया गया है। वयस्कों और उच्च विद्यालय के बच्चों पर ही इस्तेमाल हो सकता है, छोटे बच्चों पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसके बाद बेल समायोजन आविष्कारिता, जो समायोजन से जुड़ी हुई चीजों पर बात करता है। 2 कार्य हैं, विद्यार्थी के लिए, व्यवसायिक के लिए। 140 एकांश है। ग्रह, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति और संवेगात्मक स्थिति, इन 4 महत्वपूर्ण पक्षों में मापन होता है, और व्यवसायिक में 20 एकांश और जोड़ के 5 पक्षों में मापन हो जाता है। वुडवर्थ 1918 में प्रारंभ, 116 इसमें प्रश्न है। और आलपोर्ट के अंदर 2 प्रतिरूप है, पुरुषों का स्त्रियों का। पुरुष में 33 प्रश्न है, स्त्रियों में 34 प्रश्न है। कमियां, सामाजिक वांछनीयता और अनुमनन। तो इस वीडियो में हम यहीं तक चलेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रक्षेपी तकनीक को लेकर कि प्रक्षेपी तकनीक में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इसकी खूबियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, और कौन कौन से प्रयोग इसके अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।